तो आप ऐसा ध्रुवण देखने को मिला। लेकिन बात करूं अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तो माध्यम के कण ऐसे मान लो छलनी है तो माध्यम के कण ऐसे आएंगे और इससे आर पार होके आगे चली जाएंगे, मतलब इनका किसी टाइप का छटनी, सब के सब क्या होंगे, आर पार निकल जाएंगे। तो अनुदैर्ध्यों का ध्रुवण और अनुप्रस्थ का, नहीं होता। तो ध्रुवण की सहायता से यदि आपको चेक करना है कि वो अनुप्रस्थ है अनुदैर्ध्य, तो तरीका क्या है, ध्रुवण। ध्रुवण यदि किसी का हो रहा है अनुप्रस्थ और नहीं हो रहा तो अनुदैर्ध्य। ठीक है, इसमें समांतर तथा प्रति समांतर या तो आप देखोगे उसकी दिशा में या विपरीत दिशा में होगा। अब आगे वाले कि अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों की बात कर रहा हूं। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगों को संचरण के लिए माध्यम के अंदर क्या अपरूपण की गुण धर्म होना चाहिए। अपरूपण समझते हैं, अपरूपण विकृति, अपरूपण प्रतिबल। क्या था अपरूपण, कि कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, ऊपर इसके बल लगाया तो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, वो आगे पीछे होती रहेगी। ऐसे नहीं कि बल लगाया खिसक के आगे जा रही है तो फिर तो तरंग बोलेंगे नहीं उसको, तो उसमें आगे पीछे दोलन करती। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, अपरूपण का गुण होना चाहिए, दृढ़ प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। और यदि ये गुण नहीं है तो वो संचरण नहीं करेंगे। इसलिए आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ध्रुव तथा गैस के अंदर संचरण क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना तो अपरूपण का गुण होता है नहीं, क्योंकि अपरूपण वाला गुण केवल किसमें देखने को मिलता है, ठोसों में देखने को मिलता है, जबकि ये सभी में जा सकती है, क्योंकि इनके लिए बल्क मॉडुलस वाला चाहिए, मतलब माध्यम के अंदर संपीड़न का गुण चाहिए। और संपीड़ित आपका ठोस भी होता है, संपीड़ित भी होता है, संपीड़ित गैस भी होता है। तो ये तीनों के अंदर गति कर सकती है। तो वापस आइए, अनुप्रस्थ क्या होती है, अनुदैर्ध्य क्या होते हैं, मोटी मोटी चीजें यही है। अनुप्रस्थ में संचरण के लंबवत, अनुप्रस्थ में अनुदैर्ध्य। ठीक है, बाकी अनुप्रस्थ का ध्रुवण हो सकता है और उनका नहीं होगा। बात करें कि अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ के लिए क्या चाहिए, अपरूपण का गुण चाहिए। यदि माध्यम के अंदर अपरूपण का दृढ़ता का गुण नहीं है तो संचरण, इसलिए केवल ठोसों में होता है, ध्रुव गैस में। बात करें अनुदैर्ध्य, वो कहते हैं संपीड़न का गुण होना चाहिए, और संपीड़न तीनों में होता है, इसका ध्रुव गैस और ठोस तीनों में गति कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नोट है जहां पे ये सब आते आते भी दिक्कत हो जाती है। यांत्रिक प्रत्यास्थ तरंगे ध्रुव की सतह पर भी संचरित हो सकती हैं, क्योंकि ध्रुव की सतह पर प्रत्यास्थ गुण, अभी अपन ने बात की ध्रुव के अंदर गति, लेकिन ध्रुव की सतह पर कर सकती है। कारण क्योंकि ध्रुव की सतह पर पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थ लिख दिया मैंने, आ जाएगा चाहे आप आ जाए पृष्ठ तनाव, क्योंकि ध्रुव की सतह पे क्या होता है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के गुण धर्म की वजह से क्या करती है, सतह पर भी गति कर सकती है। तो ध्रुव की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगे भी गति कर जाएंगी, क्यों, पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। पानी की सतह पर अब बात आती है कि पानी की सतह पर अनुदैर्ध्य भी बन जाएंगी और अनुप्रस्थ। तो दोनों बनने के बाद में दोनों का अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण होने की वजह से जो बनने वाला ना तो अनुप्रस्थ रह पाती और ना ही अनुदैर्ध्य। ये क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा, आपको पूछा जाता है कि पानी की सतह पे कौन सी तरंगे होती है। अब देखो बात ये है कि संचरण तो दोनों कर सकती हैं, लेकिन परिणामी होने के बाद में कि ना तो अनुप्रस्थ रह पाती और ना ही अनुदैर्ध्य। अब इसी वजह से सवालों में दिक्कत आती है। आपको सवाल आएगा, कभी कभी जवाब होगा कि दोनों ही नहीं और कभी कभी जवाब होगा दोनों। अब वो जो दिक्कत है वो एग्जामिनर की है, क्योंकि शायद उसको दोनों टाइप के आंसर का नहीं पता होगा, तो वो गड़बड़ करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा गति तो दोनों कर सकती है संचरण तो, लेकिन परिणामी दोनों का अध्यारोपण से कुछ नहीं बनती, ना रहती वो अनुदैर्ध्य और ना ही अनुप्रस्थ। ये जो लाइन है बाकी का एनसीईआरटी में कहीं पर ऐसे है नहीं, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन ऐसे वर्मा में लाइन साफ साफ लिखी हुई है, उन्होंने वो यही समझा रहे हैं कि आप दिमाग में ये मत बैठाइए कि दो ही टाइप के तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, और भी हो सकती है, लेकिन उनके बारे में अपन पढ़ते नहीं। वो कहते हैं जैसे पानी की सतह पे कोई सी भी नहीं रह पाती,
उसमें पानी के जो कण होते हैं वो या तो वर्तीय पथ पे गति करते हैं या दीर्घवृत्त पे गति कर रहे हैं, और वर्तीय और दीर्घवृत्त पे करने के बाद में वो दोनों में से ही काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब है वर्तीय, मान लो कि ऐसे गति कर रहे हैं, इसका मतलब देखो इधर जा रहा है तब तो ऐसा लगता है उसके अनुदिश और उसके विपरीत, और जब कण ऊपर नीचे जा रहा है तो ऐसा लगता है कि लंबवत। इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो फाइनली वो ना तो अनुप्रस्थ रह पाती और ना ही अनुप्रस्थ रह पाती। पानी की सतह पे दो प्रकार की तरंगे होती हैं, एक केशिका और एक गुरुत्वाकर्षण। मतलब इनको नाम देते हैं, मैं बता देता हूँ जो आपने लहर देख रखी है ऐसे वाली, ऐसे देखी है, ये वाली लहर भी देखने को मिलती होंगी और ये वाली भी देखने को मिलती है। तो इनको कहते हैं कैपिलरी वेव और इनको कहते हैं ग्रेविटी वेव। कैपिलरी बोले तो केशिका और ये गुरुत्वीय वेव। तो दोनों टाइप की ऐसे वेव बनती हैं उसकी सतह पर, लेकिन ये माध्यम के कण जो होते हैं वो कैसे दोलन करते हैं वो तो माइक्रोस्कोपिक देखने से ही पता चलेगा आपको। ठीक है, तो पानी की सतह पर क्या होती है, दोनों टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, केशिका और ये गुरुत्वाकर्षण। विद्युत चुंबकीय, अब ये बड़ी दिक्कत आती है आपके दिमाग में, क्या सेट होगा कि अनुप्रस्थ तरंगों को प्रत्यास्थता के गुण सर इसमें अपरूपण का गुण होना चाहिए। इसका मतलब केवल किसमें गति करेंगी, ठोस में। लेकिन एक सवाल आता है कि अनुप्रस्थ तरंगें गति कर सकती है, ऑप्शन आता है कि ठोस, ध्रुव, गैस या तीनों, और उसमें जवाब आ जाता है तीनों। क्यों, क्योंकि जब अनुप्रस्थ वर्ड यूज किया तो अनुप्रस्थ तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को तो माध्यम की आवश्यकता होती भी नहीं है। इसका मतलब वो तो सभी में कर सकते हैं, ठोस, ध्रुव, गैस। तो आपको बोला जाए विद्युत चुंबकीय की अनुप्रस्थ बोला जाए तो ठोस में, तरल में, गैस में और निर्वात सभी में गमन कर सकती है। तो अब यहाँ पे दिक्कत आएगी कि अनुप्रस्थ के साथ, ओनली अनुप्रस्थ बोला है तब तो सभी में कर सकते हैं, लेकिन अनुप्रस्थ के साथ प्रत्यास्थ अनुप्रस्थ बोल दिया या फिर कौन सी अनुप्रस्थ मैकेनिकल यांत्रिक तरंगे बोल दिया, तब आप कहोगे केवल ठोसों में गति करेगी। हाँ, ये वाला दीर्घ वाले के लिए मैं थोड़ा सा एक देखो एक एनिमेशन सा है, शायद इसमें पूरा ही दिखा रहा हूँ, छोटा दिखेगा नहीं। चल जा भाई। तो आपको वाह तो इसमें देखने को मिल रहा होगा आपको ये कण जो होते हैं। हमारे तो नहीं आ रहा है, तुम्हारी वीडियो नहीं चल नहीं रहा? आ रहा सर, नहीं देख रहा है, नहीं आ रहा सर। अच्छा, तुम्हारे YouTube यस सर। मैंने केवल वही शेयर कर रखा है। तुम्हें देखना ही दोबारा शुरू करें। हाँ, ये आप दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। देख लो तो पहले, फिर बात करेंगे। तो इसमें ये लहर चलिए एक एनिमेशन है, कोई ऐसा नहीं कि वास्तविक ऐसे कोई दिखाई दे रहा है आपको। तो ऐसे बता रहा है कि जैसे लहर ऐसे चल रही होती है, कण जो होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों ही चल रहा होता है। फाइनली इसका पथ ये तो वर्तीय होगा या दीर्घवृत्ताकार होगा। ठीक है, अब देखो ये लहर ऐसे चल रही है तो ये कण ऐसे घूमता है। बोले कोई इसके ऊपर वस्तु ऐसे गेंद वेंद रख दोगे तो वो गेंद ऐसे गति कर रही है। तो इसका अपनी जगह दोलन कर रही है, लेकिन ये ना ही तो अकेली अनुदैर्ध्य है और ना ही अकेली अनुप्रस्थ है, इसलिए दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, बहुत हो लिया। गंगूबाई का ट्रेलर चला दे। अच्छा, समझ रहा है? अच्छा, ये मैंने
सर आप नोट्स लंबी चला देते हैं। नोट्स में बंद हो जाएगा ये, तभी चला पाओगे जब मैं नोट्स केवल उसके भेजू, वन नोट के भेजू, वन नोट के मैं भेजूंगा नहीं। ठीक है, तो ये तो अब आइए, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला जो पहला पेज है इसी में बहुत कुछ है, यहीं पे जोर आने वाला भी है, और ऐसे लग रहा होगा जिसका पढ़ा होता है वो तो उन पॉइंट पे ध्यान देना, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये। पहली बार पढ़ रहा होता तो याद तो ये नहीं, उससे पहले आप ये बता रहे हो कि ये भी दिक्कत आएगी, ऐसे भी गलत होगा, सही भी होगा, पहले याद कर हो जाए फिर गलत सही देखेंगे। तो दोनों ही चीजें हम दोबारा तो तुम्हें रिवीजन तो करवाने से रहा, तो एक ही साथ बतानी जरूरी होती है। तरंगे क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीय, यांत्रिक तरंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषाएं हैं। यांत्रिक तरंगे जो मोटे मोटे तौर पे अपन जो पढ़ते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य पढ़ते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में फर्क मोटा मोटा समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी यदि कोई चीज है तो वो है कि अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम के अंदर अपरूपण का गुण पाया जाना चाहिए, और अनुदैर्ध्य के लिए केवल संपीड़न का गुण पाया जाना चाहिए। तो संपीड़न तो सभी में देखने को मिलता है, इसका मतलब अनुदैर्ध्य सभी में गमन कर सकती है, लेकिन अनुप्रस्थ केवल 200 में गति करेंगे। हालांकि देखने को मिला पानी की सतह पर भी ये अनुप्रस्थ तरंगे गमन कर सकती हैं, कारण था पृष्ठ तनाव का। अब पता चला कि पानी की सतह पे दोनों ही गति करती हैं, तो फिर क्या बोलोगे आप? तो वैसे तो परिणामी रूप से वो ना तो अनुप्रस्थ रह पाती और ना ही अनुदैर्ध्य रह पाती। पानी की सतह पे जो तरंगे होती है उनके दो कैटेगरी ऐसे बांट रखी होती हैं, केशिका और गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, वो नाम आ जाए तो देख लेना, बाकी का समझने के पर्पज से समझ गए, छोटी छोटी लहर और ये बड़ी बड़ी लहर बन रखी। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ होती हैं, तो कहीं अकेला अनुप्रस्थ आए तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो तो सभी में गमन कर सकते। ठीक है, तो अब अपने पास आगे आ जाएंगी ट्रेवलिंग वेव वगैरह। तो मोटा मोटा यही था, कैटेगराइज वगैरह करना था, क्या होती है परिभाषाएं वगैरह। अब अपन पढ़ेंगे ट्रेवलिंग वेव, मतलब क्या करने वाली, जो ट्रेवल कर सकते हैं, जो गमन कर सकती हैं। तो अब कहोगे कि सर अभी तो तरंगों में कहानी है, फिर आप तुमने रोकना भी चालू कर दिया इतनी देर में, तो आगे आने वाली है। सुपरपोजिशन के बाद में तरंगे रुकेंगे भी, जिनको अपन स्टैंडिंग अपरगामी तरंगे कहते हैं। तो परगामी और अपरगामी दोनों होती हैं। परगामी में मतलब होता है ऊर्जा का आगे 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 स्थानांतरण हो रहा है, अपरगामी में एक लिमिटेड रीजन में रुक गया। मान लो कि ये कमरे हैं अपने पास, एक तो ये होता है इस कमरे की ऊर्जा उसमें भेज रहे हैं, उसके अगले में भेज रहे हैं, उससे अगले में भेज रहे हैं, तो वो तो होती है परगामी। एक है कि इस कमरे की ऊर्जा इसमें है, ऊर्जा जीरो नहीं है, लेकिन इस कमरे की केवल उसमें रहती है, उसकी उसमें रहती है, तो ऐसे इन तरंगों को क्या कहेंगे? अपरगामी। तो अभी अपन परगामी तरंगे पढ़ रहे हैं। क्या हो गया भाई? एक सेकेंड। तो मैंने लग रहा है मेरे को पसीना आ गया है। हाँ रे, और पीछे वाले भी नहीं चल रही होगी, तो मारोगी जिंदे को। चलाओ, तुम्हें भी तो गर्मी लग रही होगी, चलाया चलाया, नहीं पढ़ाएंगे तब तो लड़ाई थोड़ी करेगा किसी से, गलती से कर दिया होगा, नहीं पता होगा किसी को, दुखी हो गया है। टेम्परेचर कैसा कर रखा था इसका? अच्छा था, मतलब ज्यादा था, ठंडा हो रखा था रूम एकदम कश्मीर। गुस्सा आ गया क्या उसको? चल गई क्या? अरे तेरे होते हुए ऐसा हो सकता है कि ना चले, उसका पंखा चला दे बेचारे का, चला नहीं रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, ऐसे ऑर्डर से मत दिया करो, ऐसे बच्चे को ऐसा लगता है कि ये काम करने थोड़े। हाँ दिनेश प्लीज,
हाँ, ये बालकों को ऐसे प्लीज बोलना पड़ता है, लड़कियां तो ऐसे कहते ही चला देता है। उनको तो ऐसे खुद को गर्मी लगती है तब भी समझ जाता है कि अच्छा गर्मी लग रही है तेरे को। क्यों दिनों नहीं बढ़िया है। वो तो खुद ही चलाते बंद करते रहते हैं। तो मौका तो दो उसको चलने का, टू टू मचा रखी है। तो ऐसे लोड और ये वार्म अप होती है पहले वो। अब अपन ट्रेवलिंग वेव में क्या होगा, जो आगे संचरित हो रही हो मतलब परगामी तरंगे। अब परगामी तरंगों के समीकरण देखो कैसे से देखने को मिलेंगे। ये समीकरण होंगे समय और स्थिति के। समय क्या बताना चाह रहा है, अब किसी कण, क्यों, क्योंकि आपने कहा कि माध्यम के कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह डिस्टर्ब होते रहते हैं, दोलन वगैरह करते रहते हैं। तो किसी समय पर उसकी कण की स्थिति क्या है और कौन से कण की स्थिति पूछ रहे हैं। क्यों, क्योंकि माध्यम है तो उसमें बहुत सारे कण होंगे। तो मैंने इस कण और किस समय पे, तो किस कण की किस समय पे दो चीजें आती हैं। तो किस कण की तो देखा एक्स, किस समय पे एक्स प्लस माइनस बी टी एक अंदर का फंक्शन है। ये साइन के पहले लग सकता है, कॉस के लग सकता है, लॉग के लग सकता है, किसी ई के घात के लग सकता है, टेन के लग सकता है, किसी के भी लगा दो। ये अंदर ये फंक्शन होना चाहिए। एक्स स्थिति है, टी समय है, ये गुणांक है और ये भी पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब तरंग नेगेटिव में जा रही है, और नेगेटिव लिखा तो तरंग पॉजिटिव में जा रही है। इसको याद कर लीजिएगा, काम आएगा। पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब कहाँ जा रही है, और नेगेटिव लिखा तो नेगेटिव में, पॉजिटिव। पॉजिटिव में। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया sin 2x प्लस 3t ऐसे, तो ये क्या होगी, वो तरंग। तो आप कहोगे कहाँ जा रही है, नेगेटिव दिशा में। नेगेटिव में। अब यहाँ पे आता है एक तरंग की चाल। तरंग की चाल क्या होगी, अब दो ऑप्शन आपके पास, a बाई बी या b बाई ए। सोच समझ के बताइए, विमाओं का ध्यान में रखते हैं। देखो a बाई बी करने से क्या होगा, विमाएं देखो, a की विमा l -1 और b की विमा t -1, तो l -1 t1, ये तो सही नहीं है। जबकि दूसरा वाला b बाई ए देखो, b की विमा t -1, इसकी L-1। तो सही क्या है। तो ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम के टाइम तक क्या होता है, भूल जाते हैं अपन की कौन सा क्या था, कि बात तो एक ही तो है, दोनों का अनुपात होता है। तो आप बी में विधि लगा के आप चेक कर सकते हो। तो क्या होगा, टी का गुणांक बटा एक्स का गुणांक की क्या होगी, परगामी तरंग की चाल होगी। तो समझ जाएंगे परगामी तरंग किसे कहते हैं और उसकी चाल कैसे निकालते हैं और दिशा कैसे। दोनों के बीच में साइन यदि दोनों प्लस प्लस है तो माइनस में, और माइनस माइनस है तो भी माइनस में। मतलब बीच में साइन यदि नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में, और पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव में जाएगी। बाकी का जरूरी नहीं कि ऐसे लिखे, ऐसा भी हो सकता है एक्स प्लस माइनस मतलब बी टी, और ऐसा भी हो सकता है बी टी प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस अपने आप दोनों सही। ठीक है, ये हुआ। अब y क्या है, y देखो क्या क्या हो सकता है। y विस्थापन हो सकता है, y दाब हो सकता है, y घनत्व हो सकता है, y विद्युत क्षेत्र हो सकता है, y चुंबकीय क्षेत्र। यह तो निर्भर करेगा तरंगों में। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे E और B लिखते हैं आप। और यदि बात करूं किसकी, अनुदैर्ध्य तरंगों की ध्वनि में, तो वहां पे या तो दाब या घनत्व होता है। और रस्सी तरंगों में ये क्या होगा, वाई। मतलब ये सदिश अदिश कुछ भी हो सकता है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों में और उसमें रस्सी तरंग में तो ये सदिश होगा, अन्यथा ये अदिश। कई बार ऐसे दिक्कत आती है, सर ये वाई सदिश है या अदिश है। तो वाई तो एक फलन है, वो दाब भी हो सकता है, दाब है तो
घनत्व है तो भी, विद्युत क्षेत्र है तो सदिश होगा, ठीक है, सदिश। चुंबकीय क्षेत्र है तो भी सदिश होगा। सदिश। अब आपको एक चीज बताते हैं कि ये कैसे से समीकरण बनते हैं। माना कि ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और कोई तरंग ऐसे जा रही है, तो मैं किसी कणिक इसकी चर्चा कर रहा हूं। ये t बराबर 0 था, ये ओरिजिन था, ये x पे, ये क्या होगा y, तो y फलन होगा किसका, x का, क्योंकि t बराबर 0 की बात की है, तो 0 है तो अभी समय तो 0 है, लेकिन फलन है। कौन सा वाले कण की बात कर रहा हूँ, जो कहाँ पे हो, x पे हो। अब ये तरंग ऐसे चलती रही, कुछ समय बीत जाता है और मैं कहता हूं कि वापस ये तरंग ऐसे रिपीट करती है, ये y है। अब इसको सेम टू सेम कॉपी किया तो ये हो गया, समय क्या हो चुका अब तक, t हो गया। तरंग की चाल v है, तो तब तक ये कितनी दूरी तय कर चुकी है, vt, कितनी तय कर चुकी है, vt, t समय में वो vt दूरी तय कर चुकी है। अब इसकी तरह ही मैं ऐसे कहूं कि यहाँ पे जब ये यहाँ से दूरी o से दूरी x थी, तो ये फलन किसका था, x का। यदि यहाँ से दूरी x डैश है, तो ये फलन किसका होगा, x डैश। सिंपल सी बात है, ये कॉपी है सेम टू सेम इसकी। तो मैंने कहा कि ये यहाँ से दूरी x थी, तो ये फलन किसका था, x का, और यहाँ से दूरी x डैश थी, तो ये फलन x डैश। अब x डैश कितना होगा, अब o से ये दूरी तो ये यहाँ से मेजर करोगे हमेशा, तो x से बोलेंगे, और x में से ये vt माइनस कर दो तो कौन बच जाएगा, x माइनस vt, तो ये फलन हो जाएगा x माइनस vt। अब देखो किधर जा रही थी तरंगे, पॉजिटिव में जा रही थी, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव, तो इसीलिए मैंने कहा x प्लस, मतलब प्लस में आएगा या प्लस आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव में जा रही है, माइनस आ रहा है, तो इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है, थोड़े कॉम्प्लेक्स जरूर पड़ता है। तो अब हो सकता है कुछ कुछ पल्ले भी पड़ा हो, कुछ हवाई नहीं लगी हो, तो बस ये यहाँ पे प्रूफ बताना था कि कैसे से जजमेंट होता है यहाँ पे। तो बीच में प्लस लगा होता हो तो माइनस में जा रही है, और माइनस लगा हो तो प्लस में जा रही है। तो ये चीजें सीखने में थोड़ा टाइम निकल जाएगा, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, यदि t बराबर 0 पर, यदि t बराबर 0 पे आपका फलन किसका है, तो किसी समय t पे वो फलन हो जाएगा x माइनस vt का। प्लस में जा रहा है तो माइनस vt, और जा रहा तो, याद रखना थोड़ा आसान है। देखो मान लो कि वो x का फलन था t बराबर 0 पे, तो t समय में तरंग कितनी चल चुकी होगी, vt। अब बस आपको x जो है वो कण भी कितना चल जाओ, vt चले हो, तो या तो x माइनस vt या x प्लस vt। तो दूसरा देता हूँ, यदि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे y फलन है किसका, t का, ये x 0 है तो y फलन किसका है, तो बताओ जरा x बराबर x वाला y फलन किसका हो जाएगा, आप t में वो समय बढ़ा दो या समय घटा दो, कितना, माइनस x बाई, क्यों, क्योंकि समय दूरी बटा चाल है, तो या तो x बाई वी समय बढ़ गया, x बाई वी समय घट गया। वही है, प्लस में जा रही है तो माइनस लगा दो, और माइनस में जा रही है तो प्लस लगा दो। अब क्वेश्चन की बात करता हूँ, कैसा सा क्वेश्चन आता है। आपको कहता है यदि t बराबर 0 पर y जो है वो 2/3 प्लस एक्स स्क्वायर है, तथा 5 मीटर पर सेकंड से प्लस एक्स दिशा में जा रहा है, मतलब ये तरंग जा रही है, तो t समय पश्चात तरंग समीकरण क्या होगा। एक तरंग t बराबर 0 पे y बराबर 2/3 प्लस एक्स स्क्वायर से दिया जाता है, तो बताओ 5 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो t समय पश्चात उस तरंग का समीकरण क्या होगा। ऑप्शन चलो लिख देता हूं,
हाँ, तो अभी अभी अपन बात की थी क्या कि यदि तरंग, पहली बात तो x बराबर t बराबर 0 पे x का है तो किसी समय बाद में x प्लस vt, मतलब x की जगह x प्लस vt या x और प्लस में जा रही है तो क्या लिखेंगे माइनस, तो x की जगह रिप्लेस कर दो से माइनस vt, तो मैंने x की जगह x माइनस vt किया, v की वैल्यू 5 थी तो अपने पास कह देंगे x माइनस 5। तो ये अपने आप में एक सवाल ही है। ठीक है, तो परगामी तरंगे इस टाइप की होती हैं। ये फलन जो होता है वो किसका होता है, x प्लस vt का होता है। जैसे अपने पास ये हुई, ये परगामी तरंग है, ये भी परगामी तरंग हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन इस टाइप की नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपने तो कहा था x प्लस माइनस बीटी, x प्लस माइनस बीटी होना चाहिए। यहाँ पे तो देखो x प्लस माइनस बीटी, ये तो रूट x है, ये भी नहीं होगा। x की घात 2 है, नहीं होगा। फिर x की घात 3 है, ये भी नहीं होगा। तो ये तो साफ साफ ही है ऐसी कि ये तरंगी पॉसिबल नहीं है। तो परगामी कोई संभव है जिनका फलन x प्लस माइनस बीटी होता है, मतलब x और t की घात, फिर पूरे ब्रैकेट की घात चाहे लगा सकते हो, फिर घात 3, फिर घात 4, फिर घात 5, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में सवाल आया हुआ, मैं लिखता हूं, वो कहता है कि एक परगामी तरंग है जिसका समीकरण ax स्क्वायर माइनस 2 abxt bt स्क्वायर, तो तरंग चाल a बाई b, b बाई a, b बाई, ठीक है। अब वैसे तो आपको पता करना होता कि परगामी है भी कि नहीं, लेकिन अगले ने कहा कि 4 ऑप्शन दिए, इसका मतलब परगामी है, तभी तो वो 4 ऑप्शन बताए हैं। तो परगामी तरंग है और तरंग की आपको क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। ट्राई करो जरा। ऑप्शन थर्ड आएगा सर। थर्ड आएगा। तो अभी तो हमें दूर दूर तक नहीं दिख रही क्योंकि x की घात है 2, जबकि अपने को तो ये पढ़ाया था कि t प्लस एक्स की घात समथिंग होनी चाहिए, ऐसे वाले नहीं चलेंगे जिसका स्क्वायर वगैरह। तो हो सकता है ये कुछ ऐसा ही बन रहा हो, तो इसको देखेंगे तो ये बन भी रहा है। क्या बन रहा है, रूट a एक्स की घात 2 माइनस 2 रूट a एक्स रूट b t और प्लस रूट बी टी की घात 2। तो ऐसे लग रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पता चल रहा है किस में जाएगी, प्लस में जाएगी। और चाल कितनी होगी, टी का गुणांक बाई, तो टी का गुणांक बाई एक्स का गुणांक, तो बी बाई आपका आंसर सही। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाने की क्या सवाल बन सकते हैं। तो ये थ्योरी के मामले में है कि भाई ट्रेवलिंग वेव का समीकरण का भी काफी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे,
कि समीकरण पता होनी चाहिए कैसे से बनती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास परगामी तरंग की। तो परगामी तरंग क्या होती है? जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसका फलन ax प्लस माइनस से bd का होता है। तो मोटा मोटा अपने चर्चाएं की, यदि बीच में प्लस है तो माइनस में जा रही है, और माइनस है तो प्लस में जा रही है, और उसकी चाल निकालने का तरीका t का गुणांक बटा x का गुणांक। अब दिक्कत आई कि जब अपन पिछले चैप्टर में एसएचएम पढ़ रहे थे, अभी यहाँ पे बताया कि माध्यम के कण अपनी स्थिति पर क्या करते हैं? दोलन करते हैं। पिछले ही चैप्टर में अपन पूरा चैप्टर दोलन का था, और उसमें पहले ही पेज पे मैं दोलन को एसएचएम में कन्वर्ट भी कर दिया था लास्ट में जाते जाते, पहले ही पेज पे। कहने का मतलब पूरे चैप्टर में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ गए। सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी इतने सारे पेज थे, मतलब हार्मोनिक मोशन दोलन गति का सबसे सरलतम रूप पढ़ा, तब भी आपके इतने पेज भर गए थे, पढ़ते पढ़ते अपनी बात जान निकल गई थी। तो यहाँ पे यदि कणों के कुछ रैंडम मोशन की चर्चा करेंगे, यादृच्छिक मोशन की चर्चा करेंगे, तब तो समझ में आने का सवाल ही। तो अपन केवल और केवल वो तरंगे पढ़ेंगे। हाँ, बता रहे हैं क्या? फ्लो तोड़ देते हो तुम, सुन लो। हाँ, तो क्या कह रहा था कि जब वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना लंबा चौड़ा हो गया था, तो यहाँ पे केवल 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 उन तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके अंदर कण सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्रू ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हैं। इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं? समतल अपने पास ही बोल देते हैं, या फिर हार्मोनिक वेव्स पढ़ते हैं। हार्मोनिक बोले तो सरल है, सिंपल हार्मोनिक बोले तो सरल आवर्ती गति वाले को पढ़ेंगे अपन, जो सरलतम दोलनी कर रही हो। तो उनके समीकरण कैसे दिखेंगे आपको? या तो साइन के या फिर कॉस के, बस दो ही पढ़ने वाले हैं। साइन और कॉस का मतलब सबको समझ में आ रहा है। यदि माध्य से गति प्रारंभ करता तो साइन का, और चरम से कॉस का फलन। बस तो उनकी तरंगे आप कैसे लिखोगे? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये सब कुछ लिख दिया। ये कण की स्थिति को बताए, मतलब ये अभी अपनी माध्य स्थिति से कितना, ये उसके, ये समय को, ये कौन से कण की बात कर रहे हैं? ये प्रारंभिक, और ये कोणीय आवर्त। कोणीय ये 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी, ये कोणीय आवर्ती हो गया। के क्या है? 2 पाई बाई लेमडा बोले तो या तो तरंग संचरण नियतांक संख्या, या फिर बोलेंगे इसको कोणीय तरंग संख्या। तरंग संख्या कैसे है? आप 1 बाई लेमडा को क्या कहते हो? तरंग संख्या। उसको कोण से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो, जैसे एफ को क्या कहते हो? 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, कोणीय आवर्ती। तो कोणीय यहाँ पे कोण से मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 बाई लेमडा को तरंग संख्या कहते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 2 पाई कर दिया तो कोणीय तरंग संख्या। तो अब अपन जो चीज को पढ़ने जाएंगे वो यहाँ से ही है, कि मतलब इन्हीं तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी स्टैंडर्ड से एक समीकरण होगी, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस 5 भी अपन मैक्सिमम टाइम 0 लेंगे, क्योंकि आप और आसान बनाएंगे कि माध्य से ही अपन चालू किया है मोशन को। ओमेगा के बारे में पता होना चाहिए, के के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ प्लस माइनस की कहानी तो ये है कि प्लस होता तो माइनस में जा रही है, माइनस होता तो। अब तरंग की चाल बताओ कैसे निकालोगे? टी का गुणांक बटा तो ओमेगा बाई तो ये हो जाएगा v, तो ओमेगा बराबर kv भी हो जाता है। ओमेगा बराबर kv आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये जैसे पिछले वाले चैप्टर में बार बार आ रहा था, क्या के एम और ओमेगा में रिलेशन याद करो जरा। के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। अब बार बार आता, कई बार तो पता है लेकिन ऐसे जबान पे ही नहीं आता।
क्यों? क्योंकि आपने उसको एक तरफ से याद ही नहीं किया। कभी ओमेगा याद करते हो, कभी के याद करते हो, कभी द्रव्यमान। एक फॉर्मूला याद कर दो और उसी को रिपीट करो, फिर सेट हो जाता है। के बराबर है एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी ओमेगा बराबर केवी केवी केवी, केंद्रीय विद्यालय। तो ये ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? केवी हो जाएगा। ठीक, अब इसके और रूप देखिएगा आप। ओमेगा की जगह लिख दूं मैं 2 पाई बाई, ठीक, और इसकी जगह 2 पाई बाई लैम्डा। ये ए साइन 2 पाई कॉमन लो, ठीक है। ये इसलिए लिख रहा हूं कि इस रूप में ले गए तो आपको लगे कि क्या नया बता दिया, कुछ नहीं है, उसी को अगले फिर किया 2 पाई भाग लिया। मैं इसमें से ओमेगा बाहर ले रहा हूं। अब देखो ओमेगा बाहर लिया तो यहां बचा माइनस के बाई, अभी बात की v बराबर सॉरी ओमेगा बराबर के वी, तो आप कह दोगे कि के बाई ओमेगा, तो इसको और आपको लगा हो तो मैं थोड़ी देर पहले ऐसा करवाया था कि यदि किसी स्थिति पर मतलब 0 पर यदि t का फलन है तो x स्थिति पर क्या होगा? t माइनस एक्स बाई वी, या फिर t प्लस वो निर्भर करेगा किधर जा रही। चलो a साइन, मैं k कॉमन लेता हूं, जरा बताना क्या बनेगा इसमें। k कॉमन लिया, ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, तो आप क्या लिख दोगे? देखो देखें ऐसा कुछ बताया था क्या? ऐसे कहा था यदि फलन x का है तो t टाइम बाद में x प्लस वी टी, x माइनस है। इससे डरना नहीं है सर, x बाद में x पहले। मैंने कहा कि ये माइनस प्लस का जिक्र है तो चलेगा अपने आप पे। यदि दोनों के बीच में साइन प्लस आ रहा है तब तो, और माइनस आ रहा है तो। अब तुम सोच रहे हो सर कि कभी x प्लस पहले में बाद में ये क्यों आता है? ये कलांतर का कारण है। पाई 180 जोड़ दो, 180 घटाते ही ये क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। ये भी बता दूं एक बार के लिए। ऐसे सोचो कि y बराबर ए पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस फाई है। इसको क्या लिखोगे? माइनस ए साइन फाई में चला गया है, कौन से में चला गया? थर्ड में साइन है, नेगेटिव है। चलो फाई की जगह अब मैं लिखता x माइनस टी, ठीक है। तो क्या लिखते हैं आप यहाँ पे? अब अपन क्या कर रहे हैं? माइनस को साइन के अंदर गुणा कर सकते हैं, तो ये आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई कि t माइनस एक्स भी चलेगा और x माइनस टी भी चलेगा। ये पूरी कहानी केवल किसकी है? कलांतर की। और अपने को यहाँ पे इतना रोल नहीं दिमाना, क्योंकि कलांतर पहले ही देख चुके हैं कि कैसे से निकाले जाते हैं, तो इतना डेप्थ में डेप्थ नहीं जाएंगे। एक साथ ही बहुत सारी चीजें नहीं भूलेंगे कि उसमें कलांतर भी तभी पढ़ना है, तुम्हें माइनस भी तभी पढ़ना है, प्लस भी तभी पढ़ना है, एक्स भी तभी पढ़ना है। सिंपल से सिंपल रखोगे तब जाके बात बनेगी। इतना ही टाइम है, इतनी चीजें पढ़नी होती है। कोई पीएचडी नहीं करके जानी अपने को। तो क्या तरंग का समीकरण x का और t का दोनों का होता है, बीच में दोनों के साइन प्लस आता है तब तो माइनस में, और माइनस आता तो प्लस में। पहले कौन आ रहा बाद में कौन आ रहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। केवल वो किसकी वजह से आ रही है कहानी? कलांतर। तो ठीक है, कलांतर जानते ही है तो समझ में आ जाएगी। हाँ ठीक है, चलेगा। अभी तक भी देखोगे तो आपको केवल और केवल अभी मैंने तरंग के बारे में जानकारी दी है, चीजें कुछ नहीं आई। ये अपने को होती है, लेकिन कहाँ से होती है अभी बताने के बाद भी नहीं हुई होगी कहीं पर। तो तरंग क्या होती है? तरंग मोटी मोटी कितने टाइप की होती हैं? और अपने को जो पढ़नी है वो यांत्रिक तरंगें, वो दो कैटेगरी की, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ के नाम पे रस्सी तरंग पढ़ेंगे, अनुदैर्ध्य के नाम पे द्रवणी तरंग पढ़ेंगे।
अब उनको पढ़ने से पहले अपन उन समीकरणों के बारे में तो देखें कि वो समीकरण होती कैसी सी है। तो वो पता चली ax प्लस माइनस bt की फलन होती है। लेकिन ये भी तो बहुत सारे तरीके कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अपन उनसे सबसे सरलतम रूप पढ़ते हैं, वो कौन सा, SHM वाला। या तो वो साइन का फलन होगा या कोस। अपन पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड तौर पे साइन का फलन ले लेते हैं। वो होगा y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस माइनस k। प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो प्लस में जा रही है, या प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो तरंग की यदि चाल निकालनी है तो t का मल्टीपल बाई बाकी का यहाँ देखने को पता चलेगा ओमेगा बराबर kv। ओमेगा कोणीय आवर्ती, k तरंग संचरण नियतांक या फिर और b तरंग चाल। ठीक है दोस्तों, इतना आ रहा है, इसका मतलब बेसिक वाले दोनों पेज हो गए। अब इन्हीं का ऑपरेशन करना है। अब तो SHM चालू हो जाएगा वापिस। तो यहां तक खूब जोर आता है, सांसें चढ़ जाते हैं बताने वाले की, और याद करने वाले की तो चढ़ेगी चढ़ेगी। अब थोड़ा रिलैक्स कर देता हूं। समीकरण आपने दिया a साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx। मैं ये चेंज करके लिखता रहूंगा, आपको डरना नहीं है। अभी ये क्या है बताते जाओ, ये क्या है, विस्थापन। मोटा मोटा विस्थापन किसका, कण का। कहां से, माध्य स्थिति। बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ये कण की स्थिति है। और ये बताओ x किसकी वजह से बदलेगा। क्या कोई कण उठ के अपनी जगह से जाता है, तो x यदि बदल रहा है किस वजह से बदल रहा है, तरंग के चल, मतलब x में परिवर्तन की दर किसको बताता, तरंग की चाल या कण की चाल, तरंग की चाल। मैं सोचूं कि x यहाँ था, x बदल गया, इसका मतलब है तरंग इतनी देर में, तुम सोच रहे होंगे वो ऐसे पहुंच गई। तरंग यहाँ थी और तरंग चलती चलती यहाँ पहुंच गई, इसका मतलब कितनी दूरी तय कर ली। और मान लो समय t लगा तो x बाई t तरंग की चाल। तो y में परिवर्तन की दर किसको बताएगी, y में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष सबको पता चाल होती है, लेकिन किसकी चाल, तरंग की चाल तो तुमने x दिशा में बताई। तो y में परिवर्तन की दर तरंग की नहीं, कण की चाल को बताता है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना है, क्यों, y कण का विस्थापन था और कण के विस्थापन में परिवर्तन की दर कण की चाल। चलो तो पहली चीज आपको निकालनी है पार्टिकल की वेलोसिटी। बताओ जरा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, कण की चाल, कण का वेग अब थोड़ा पान चलाते रहोगे ना तो ऐसे थकान से नहीं आएगी, वरना यहाँ पे क्या थ्योरी वाला काम एक तरफा मेरी तरफ से जा रहा, तुम्हारे कितना घुस रहा पूरा तो नहीं घुस रहा हो दिमाग में। अब वापस घर जाके पढ़ेंगे तब जाके ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाया तो था उसे। तो साथ के साथ यहाँ थोड़ा थोड़ा लगाए हाथ पाँव। तो अपन dy बाई डी टी, तो अपने मैं ऐसे नोट्स में डेल y बाई डेल्टा टी लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है, अवकलन ही था, लेकिन ये x और t दोनों का फलन है। तो अपन डेल y बाई डेल्टा टी लिखा है, तो पार्शियल अवकलन करना केवल किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो x किस में मानेंगे, कांस्टेंट। तो ये साइन का kx और t के सापेक्ष है तो माइनस ओमेगा गुणा में आ गया। ये क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। अगला है ढाल। ढाल मतलब ये ऐसे है ना कि तरंग ऐसे बनेगी, तो किसी बिंदु पे ढाल कितना होगा उसका, तो वो निकालेंगे dy बाई। ये बताओ जरा क्या आएगा, dy बाई dx। k cos kx minus omega t। ये ऐसे कैसा, साइन का किसके सापेक्ष, क्या x के सापेक्ष, तो गुणांक k ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी और ढाल का अनुपात
देखो अनुपात करते ही cos से a से a गया, क्या बचा? ओमेगा अपॉन के के तो पार्टिकल वेलोसिटी बराबर ओमेगा बाई के क्या होगा? तरंग की चाल। 4 तो आपको वीपी बराबर तरंग चाल मिलेगी माइनस ओमेगा इंटू डाल तरंग चाल, सॉरी वो पार्टिकल वेलोसिटी कण का वेग क्या मिलेगा? माइनस वी इंटू ढाल। तरंग का वेग आप कांस्टेंट मान रहे हैं, ढाल के अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हो? कण का वेग की दिशा और परिमाण बता सकते हो कितना होगा। जैसे यहाँ पे यही कर रहा हूं मैं, ये सर तरंग बना दी, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है और ये डी है और ये ई है। चलो बताओ जरा, तरंग जा रही है आपकी इधर, अब पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है दिशा और परिमाण दोनों के साथ। जैसे मैं एक बार इस पे निकालता हूँ, तो इस पे आप ढाल देखो, देखते ही पता चल जाएगी ढाल कैसी है। पॉजिटिव पॉजिटिव, ढाल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कण का वेग नेगेटिव, इसका मतलब कण कहाँ होगा? माइनस नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ वाले कण के बारे में हाँ, डाल 0 ढाल है, कण की ढाल है, इसका मतलब इस समय यहाँ वाला कण विराम में रेस्ट। डी वाले के बारे में बताओ। नेगेटिव ढाल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कण कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव डी वाले के बारे में बताओ। डी वाला कण कितना है? ई वाले के बारे में ढाल पॉजिटिव, तो समझ रहे हैं कि कौन सा कण किधर जा रहा है। चलो अब मैं ए से बी के कणों के बारे में पूछूं तो आप बताइए, सबके सब नीचे जा रहे हैं, सबके सब ऊपर जा रहे हैं या विराम में? ए से बी के बीच वाले कणों के बारे में, ए के बी के बीच वाले सभी कण, क्यों? क्योंकि ढाल है, और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, सॉरी ढाल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल सबके सब कण नीचे आ रहे हैं। ये तो श्योर हो गया। चाल यदि ए से बी पहुंचू तो घट रही है, बढ़ रही है, समान है? ए से बी, घट रही है, ए से बी, ए से बी ढाल कम हो रही है, तो चाल भी, तो सबके सब नीचे तो आ रहे थे, लेकिन बी की तरफ पहुंचे तो चाल, मतलब सबसे तेज ए वाला भाग रहा था और बी वाला तो बी। चलो बी और सी के बीच वाले कणों के बारे में सोचो, कण कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ढाल नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलो बी से सी जाते जाते चाल बढ़ रही है सर, बढ़ रही बिल्कुल कुछ ऐसा दिखेगा। सी से डी कण कहाँ जा रहे हैं? ऊपर सी से डी ढाल नेगेटिव, ढाल नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव ऊपर और ये वाले नीचे। तो ऐसे करके आप हर कण के बारे में बता सकते हो कि वो कण किधर जा रहा है, केवल छोटी सी चीज से। क्या? कण की चाल वेग बराबर होगा माइनस वी गुणा ढाल। तो वी आपके कण तरंग की वेग को बताता है, दिशा को बताता है, और ढाल उसकी ढाल को ही बताता है। तो ढाल पता हो तो आप बता सकते हो कि कण कहाँ, किधर, कितनी चाल से जा रहा है। तो यहाँ पे ए वाला तेज था, सी वाला भी तेज था, ई वाला तेज था, बी वाला भी विराम में, और डी वाला भी विराम में। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि ये कण पहले ऐसे नीचे आते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, और फिर वापस ऐसे आते हैं। ऐसे केस में तो देखो आपका सही सेट हो रहा है। इधर जाते हो तो उल्टा लगता है कि देखो जाओ ऊपर रहा हूं, जो कि कण उल्टा चलो, चल नीचे रहे, ऊपर
नीचे। तो जैसा अपन चल रहे हैं वैसा ही आपको कणों के वेग की दिशा दिखती है। तो ऐसे समझे बहुत सारे पैदल यात्री हैं यहाँ पे, और ये जीर्ण माता दर्शन करते हैं। उसके बाद में ये आते हैं कहाँ पे, हाँ इसके सालासर बालाजी के, फिर यहाँ से आगे निकलते हैं खाटू श्याम जी के आते हैं, यहाँ खोलाना बालाजी के आते हैं, और यहाँ पे फाइनली बाबा दिनेश के दर्शन करके। तो ये ऐसे से चलते रहता है। तो ये ऐसे 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 उल्टा चलते हो तो आपको सही सही सेट होता है, और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक बार धीमे होते हैं, फिर यहाँ पे थोड़े धीमे होते हैं, फिर यहाँ पे तेज होते हैं। अब ये बनती कैसे है, ये तो तरंग थी, बनती कैसे एक्चुअली। तो आप ऐसे समझिए कि रस्सी है और यहाँ पे मेरे पास है नहीं, ऐसे से बन ली तरंग। रस्सी में तरंग बनाने के लिए पहले उसके अंदर टेंशन होना जरूरी है, भी बताएंगे बिना तनाव के तरंगे नहीं बन सकती। तो आपको थोड़ा इमेजिन सा करना कि कैसे से बनी होंगी, ये धीरे धीरे मैं बताऊंगा, बाकी का तो फास्ट 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 चलते रहते। हाँ हाँ, चैप्टर थोड़ी कराना मुझे, यूट्यूब भी दिखाते रहे। नहीं, वो तो एक कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट था इसलिए दिखाया था वो। तो होता क्या है, होता है कि मान लीजिए एक रस्सी है, तो मैं क्या करूंगा, रस्सी को एक जगह से पकड़ा और उसके, भाई आपको उछालना है रस्सी को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पकड़ के पहले ऊपर गई और फिर नीचे आ रहा हूँ। तो रस्सी को ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो पल्स बनना स्टार्ट हो जाती है। तो एक रस्सी को पकड़ना और रस्सी को ऐसे उठाएंगे ऊपर, तो इमेजिन करिए पहले कहाँ जा रही है, फिर वो नीचे। अब ये यहाँ वाला कण उठ के कहाँ चला गया, ऊपर। अब उससे और ऊपर नहीं जाएगा, वो वापस धीरे धीरे, क्योंकि मैं रस्सी को इधर से ऊपर उठाऊंगा और वो कहाँ आएगा, नीचे। और ऐसे कर करके उसके अंदर क्या चलती रहेंगी, तरंग चलती रहेंगी, और एक कण अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे दोलन करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये पहले मैं ऐसे नीचे लाया, फिर ये ऊपर लाया, फिर ये नीचे। अब ये अपनी चरम पे पहुंच गया और अब वापिस से नीचे आने लग जाएगा, ये भी नीचे आने लग जाएगा, और ऐसे करके कण थोड़ी थोड़ी, मतलब तरंग थोड़ी थोड़ी आगे क्या करेगी, स्थानांतरित होती है। ये माना कि ये तरंग कहाँ जा रही थी, राइट में जा रही थी क्या, ये ऐसे हो जाएगा। ये वाला कण जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया। ये देखो ये वाले कण कहाँ जा रहे थे, ऊपर। तो ये देखो थोड़े और ऊपर चले गए, ठीक है, ये और ऊपर चले गए। ये वाले कण तो देखो पहले से थोड़े नीचे। और नीचे आ गए, और ऐसे कर करके बहुत सारी मल्टीपल पल्स को एक साथ जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा कि तरंग सटासट क्या कर रही है, आगे जा रही है। बस यही है, एनिमेशन में वो क्या करते हैं, बहुत सारी वेव्स होंगी और उनको एक साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिखाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये लहर से आगे बढ़ रही है। पता कार्टून कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाते हैं कार्टून मूवी, वो बहुत सारे ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग बनाई, एक बनाई, फिर उसके अंदर मान लो कि ऐसे था, ठीक है, अगले वाले ड्राइंग के अंदर वो क्या कर देता है, वैसे बना देता है, ठीक है। आप देखो ये तो ये ऐसे चलता रहता। अब यहाँ तो मेरे को बटन दबाने में टाइम लग जाता, तब तक तो तुम्हें सिर्फ एहसास हो जाता कि ये बटन दबा रहा है। तो क्या करते हैं वो, तो वो क्या करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो इमेज, अब वो मान लो हाथ उठा दिया, अब उसने हाथ लगा दिया, फिर ये ऐसे कर दिया, फिर देखो मुस्कुरा दिया। तो वो ऐसे लगातार क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं जोड़ते जाते हैं, और उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो आपको लगता है कि पहले यहाँ था, फिर वो उठाया, फिर वो वापस आया, फिर वो पाया, अलग अलग इमेजेस होती है। वैसे ही यहाँ पे भी सभी पल्स को एक साथ जोड़ के आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि तरंगी आगे जा रही है। ऐसे कभी फोटो खिंचवाना आप, ठीक है, सामने ऐसे एक जगह खड़े खड़े एक ही कैमरे से ऐसे, फिर ऐसे
फिर उनको अब देखना लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करना। चलो आप ऐसे किया, ऐसे वाले, और फिर देखना उनको लैपटॉप में लेके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट से करना। तो आपको ऐसे देखना, आपको कभी मिलेंगी ऐसे तस्वीरें, कॉपी में भी ऐसे। अच्छा हाँ बिल्कुल, तुमने तारे जमीन पे देखी लगती है, तो अपने अंदर भी वही, क्या नाम होता है उस तरह का, तो आप ईशान देखते हो अपने अंदर भी है। हाँ तारे जमीन पे वो एक मूवी थी ना, उसमें शान होता है वो बेचारा औरों से थोड़ा अलग होता है। तो ऐसे कह रहा हूँ सभी अपने अंदर ऐसे देखते हैं, जब कोई समझ नहीं रहा होता ना अपने को, तो लगता है कि ऐसी दिक्कत है, अपन थोड़े अलग हैं इसलिए नहीं समझ रहे लोग। हकीकत भी यही है। कान न होना को अपन अलग मान लेते हैं। मान लो कि हो ऐसी कंट्री हो जहाँ पे किसी के भी कान ना हो, अलग मानेंगे वो लोग। तो वही है कि औरों से अलग होना अब नॉर्मल कहते हैं उसे। बाकी का दिक्कत ये है कि लोगों को समझ नहीं है उसकी। चलो तो तुम्हारी भी समझ है कि नहीं किसी को? नहीं है तो यहाँ करते हैं फिर फटाफट। आपके पास वेग क्या आएगा? चलिए ढालें। ठीक है, अब अपने को ये तो वेग रही है, दोनों चीजें तो अपनी कर ही ली। अब अपन आगे त्वरण निकालते हैं। कण का त्वरण देखो जरा, ए ओमेगा, ठीक है, कॉस का माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा, फिर से माइनस गुणा में आया ए इंटू साइन, एसएचएम में भी ऐसा ही था। फिर इसके अंदर ढाल का दोबारा उकलन, इसको मैथमेटिक्स में कर्वेचर कह देते हैं अपन, वक्रता कह देते हैं। तो ये के ऐसे कैसा, ए भी ऐसे कॉस का इंटू ये देखो ए इंटू साइन के स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इन दोनों में यदि संबंध देखें तो दोनों को भाग दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा बाई के का। तो ये कण का वेग d2 y बाई डी टी स्क्वायर, और ये v स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या होती है? अवकल समीकरण। क्या होती है? किसकी? परगामी तरंग की। परगामी तरंग की क्या है? अवकल समीकरण। कह रहे हैं कि परगामी तरंग है तो पक्का इसको तो फुलफिल करेगी करेगी। एसएचएम होता तो अपन देखा था dx, तो एसएचएम के लिए जरूरी था कि इसको फुलफिल करनी चाहिए, और यहाँ पे परगामी तरंग है कि उसको इसको फॉलो करेगी तो ही होगी। और ये ध्यान रखें, क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे गुणांक होता है इसके बारे में, वो सोचते हैं कि तुम्हें पता है कि नहीं, वो गुणांक दे देते हैं। या फिर मान लो यहाँ पे लिख दिया 4 और पूछा तरंग का वेग, तो आपको पता होना चाहिए कि v स्क्वायर होता है यहाँ पे, और वो बराबर 4 तरंग का वेग 2। ऐसे टाइप के सवाल बनेंगे। लेकिन इससे बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसको फॉलो कर रहा है तो फिर वो पक्का परगामी होगी, क्योंकि परगामी के लिए एक और शर्त होनी जरूरी है। अब सर छोटा पड़ गया ना तो थोड़ा से, हाँ जी, शर्त होनी जरूरी है। वो क्या है? वो ये है कि y एक फाइनाइट होना चाहिए, मतलब परिमित होना जरूरी है। अपरिमित का मतलब क्या है कि भाई कण जो है वो दोलन कर रहा है, ऊपर जाके वापस आ गया, लेकिन कोई कण है चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया, अनंत पे चला गया कभी, तो फिर काहे की तरंग हुई? वो सबके सब कण है। मतलब कि अपने पास जैसे कोई कपड़ा सा लिया, उस पर चावल थे और उनको आपने ऐसे उछाला,
चावल जाके वापस आते हैं तब समझ में आता, चावल चले ही गए पूरे के पूरे, तो इसका वो तरंग थोड़ा ना दिखेंगे आपको। तो ऐसी भी दिक्कत है, वो कहते हैं फाइनाइट होना जरूरी है। अब तुम सोचो फाइनाइट की दिक्कत क्या आएगी, आएगी जी। अब साइन कोस में तो कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो +1 -1 के बीच में भागते हैं। लेकिन मान लो टेन की बात करूं, टेन थीटा, थीटा 90 हो गया, टेन अनंत हो गया। अब इसका मतलब है कण कहाँ चला गया, अनंत पे। बात तो सही नहीं है, फिर तरंग काहे की हुई है भाई, कण चला ही गया तो लौट के वापस आया ही नहीं। तो ऐसे केस में फाइनाइट होना भी जरूरी। फाइनाइट मतलब है परिमित, मतलब उसकी वैल्यू अनंत नहीं होनी चाहिए। तो पार्टिकल वेलोसिटी आ गई, ढाल आ गई, दोनों में संबंध आ गया, त्वरण आ गया, उसकी ढाल का दोबारा उकलन जिसको वक्रता कह देते हैं, दोनों में संबंध आ गया। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, ये उसमें पूछा जाता है कि कौन सी परगामी को प्रदर्शित करती है और कौन सी को नहीं करती। अब कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि अवकल समीकरण को फुलफिल करना चाहिए, लेकिन ये तीनों के तीनों समीकरण संतुष्ट कर रही हैं उसको, फिर भी ये परगामी नहीं है। कारण ये है कि देखो x की वैल्यू अनंत ले जाओ, y, अरे x और t जब अनंत हो जाएंगे तो y अनंत हो जाएगा, जो कि संभव मतलब सही नहीं है। चलो यहाँ पे log की वैल्यू 0, log 0 पे उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस अनंत होती है, log 0 की वैल्यू, तो ये भी संभव नहीं है। मान लो इन दोनों की वैल्यू 0 0 रख दी, 1/0, तो ये भी संभव नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों ही संभव नहीं। तो बात ये है कि परगामी तरंग के लिए y का वैल्यू अनंत नहीं होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। ओहो, कुछ सवाल है? हिंदी तो मैंने अभी की नहीं है, तो बताता जाता हूँ और तुम करते जाना, आज लगेगा शायद टाइम। एक वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है और उसका y डायरेक्शन में अधिकतम डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर। तो समझ गए होंगे कि ये क्या है, आयाम है। और उसकी वेवलेंथ मतलब लेमडा ये है, उसकी आवृत्ति ये है। तो बताओ तरंग समीकरण कौन सी है? एक ऐसी तरंग जिसका आयाम 1 मीटर है, कौन तरंग इतनी है, तरंग दैर्ध्य इतनी है और आवृत्ति इतनी है, तो बताइए जरा कौन सी तरंग होगी? फोर्थ सर। आयाम तो मेरे हिसाब से एक ही है, तो उससे तो कुछ पता नहीं चला, भूल जाओ उसको। दूसरी चीज आती है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य से क्या निकालोगे, के निकालो जरा, निकालो के बराबर 2π/λ। क्या रहा है के क्या रहा है, देखो देखिए x का गुणांक कौन होता है, के। देखो कौन से में बना है, फोर्थ में ही बचा। चलो फिर भी एक और चीज, ओमेगा कैसे निकालोगे, 2πf, तो 2π/पाई कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। पक्का कौन सा हो गया, पक्का फोर्थ हो गया। चलो एक और 2010 में क्वेश्चन आता है, क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसको y बराबर इससे बताया जाता है। कह रहा है कि what value of wavelength is the wave velocity equal to maximum। हाँ जी सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि तरंग का वेग, बोले तो किससे आएगा, तरंग वेग, तरंग का वेग ओमेगा भाई। अगला कह रहा है तरंग की चाल कण की अधिकतम चाल के बराबर है। कण की अधिकतम चाल क्या होगी, अरे SHM की तरह आ रही हो ओमेगा या ए ओमेगा। अरे तरंग की चाल, अभी पार्टिकल की चाल तो क्या ही थी, ए ओमेगा कॉस। तो ए ओमेगा कब आएगी, जो कॉस की वैल्यू, तो ये कण की मैक्सिमम चाल है। तो वापस सुन लीजिएगा, कण की अधिकतम चाल तरंग चाल के बराबर है, तो फिर तरंग दैर्ध्य क्या होगी, थर्ड। थर्ड।
हाँ क्या आया? पक्का? देखते हैं जरा। तो इसने कहा कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी तरंग की चाल के बराबर है। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी और तरंग चाल and it's noted that a 5 complete wave fit in 4 मीटर। मतलब 4 मीटर के अंदर 5 वेव फिट हो जाती है। सोचिएगा 4 मीटर के अंदर 5 वेव फिट हो जाती है। तो तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। तरंग दैर्ध्य बताओ जरा। पढ़ने का तरीका है 5 तरंगों की लंबाई, एक तरंग की लंबाई 4/5 और वही क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो अब इतनी चीजें बता दी, अब आगे तुम कर दो। तो पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा कितना है? तो कितना हो गया है? तो 5 7 है। ये तो काम हो गया। कौन सा? सी ऑप्शन। बाकी का ओमेगा कैसे निकालेंगे अपन? के इंटू वी हो जाएगा। तो 13 26 33 39 30 38 61 में 13 भी होता तो 900 समथिंग। तो ये क्या हो गया? तो अब तो पक्का ये हो गया कि सी होगा। कह रहा है कि t बराबर 0 पे, ये तो चलो हो गया ऐसा क्वेश्चन। t बराबर 0 पे y तरंग का समीकरण ये है 4/2 + x²। तो बताओ जरा t समय पर कितना होगा? x की जगह क्या लिख दोगे? x माइनस 2 इंटू टी, x माइनस वी टी, एक्स प्लस x माइनस वी लिख देंगे। इतना ही था। ठीक है, प्लस में जा रही है तो माइनस वी टी और माइनस में जा रही है तो प्लस वी टी। ना 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 भागना नहीं है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि मैंने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है, ये होगा तब जाके आगे वाला होगा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, अब आएगा डेरिवेशन। अब मेरा है, तुम लोग समझते जाइए, समझाने का काम मेरा है। 3 बजे से क्लास। ये ऐसे एक तरंग बनी है, कोई भी ऐसे हो सकते हैं, रस्सी है, रस्सी के ऊपर एक वेव बनी है। अब आपको तरंग का चाल निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा इसमें से हिस्सा देखा और उसका मैं एबीडी बना दूंगा। तो ये बना दिया मैंने एबीडी, ये जूम करके ऐसे लिख दिया अपन ने, बहुत छोटा सा अल्फांस है। अब वैसे तो ये वेव इधर जा रही थी, अपन ने क्या किया, एक ऐसे तंत्र में बैठे हैं जो खुद भी क्या कर रहा है, इधर वी वेग से जा रहा है। तो बताइए उस आदमी के लिए पल्स विराम में होगी, और विराम में होगी, इसका मतलब परिणाम बल 0 है, परिणाम में बल 0, तो अभी केंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों बराबर कर देंगे, यही आपका काम होगा। ठीक है, माना कि ये कोण थीटा और ये कोण भी थीटा है।